नमस्कार। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई कहानी है। इस कहानी की मूल संवेदना भारत के गरीब किसान की व्यवस्था को व्यक्त करने वाली है। इस कहानी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने यह बताने की कोशिश की है कि हमारे किसान किस तरह कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। ये कहानी साधनहीन गरीब किसानों की उस व्यवस्था को भी उजागर करती है जो साधनों के अभाव में प्रकृति की कठोरता के आगे हार मान लेते हैं और अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। तो आइए सुनते हैं पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गाली देगा। बला से झाड़ू में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करते हुए बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोच लूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके तुम दूसरा उपाय, जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकाने नहीं चूकते। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। हल्को उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न सहनी रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, ऊपर से यह धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। आज वह हाथ से निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह है खेती का मज़ा। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं
जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जाकर जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर उसे महीनों से न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इसी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसके अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छपरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकारा, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति छलक रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर उसमें छिपा लिया। ठंड फिर भी कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों से रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा कि अभी रात कितनी और बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी ऊपर नहीं चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं जाकर सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई 1 गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोर लाऊं, उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख ले तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब बैठे भी तो नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो उसके पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे से पत्तियां बटोर कर तापें, टांठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिड़ोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे।
नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ा। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं कर मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी? पहले यह उपाय न सोचा? इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूदकर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कहना देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद जाओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सा जल उठती थी, पर फिर एक क्षण में आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कानों में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रहे हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। वह तो नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी शायद धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ रहा था। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ता रहा। नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने उसे रस्सियों की भांति चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, आज क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, तो क्या खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, अरे सारा खेत सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे खेत की पड़ी है?
पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्ने के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। धन्यवाद।